थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग। बताए थे कि इस चैप्टर में हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं और ये भी बताया गया था कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जिस एपरेटस को इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है कैलोरीमीटर। दो तरह का कैलोरीमीटर हमने पढ़ा था, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर जिसका दूसरा नाम था बॉम्ब कैलोरीमीटर, और दूसरा हम पढ़े थे कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। ठीक है, आप उसी को हम आगे करते हैं। आज अगला हेडिंग दो हेस लॉ। तो देखो हेस लॉ क्या बोलता है। इंथैल्पी हमारा बच्चों कौन सा फंक्शन था? स्टेट फंक्शन था। और स्टेट फंक्शन का खासियत ये होता है कि वो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, बीच का रास्ता क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हेस लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी और इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर एच है, तो हेस लॉ बोलता है कि तुम इस रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ, चाहे 2 स्टेप में कराओ, चाहे 3 स्टेप में कराओ, चाहे कितने भी स्टेप में कराओ, अगर हमारा रिएक्टेंट यही है और प्रोडक्ट फाइनली जो आया है वो ये है, बैलेंसिंग भी सेम है, तो उस केस में तुम्हारा जो डेल्टा एच है वो चेंज नहीं करेगा बशर्ते कि कंडीशन हमारा सेम हो, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो एक्सपेरिमेंट में सेम रखा गया हो। ठीक है, तो हेस लॉ क्या बोल रहा है? हेस लॉ बोल रहा है कि enthalpy change of a reaction is same। enthalpy change रिएक्शन का हमेशा सेम होता है, चाहे कांस्टेंट भी लिख सकते हो, whether a reaction is performed in one step or many steps। तुम रिएक्शन को एक स्टेप में परफॉर्म कराओ चाहे मेनी स्टेप में परफॉर्म कराओ, उसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है, चाहे इंथैल्पी चेंज जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, बशर्ते कि एट कांस्टेंट, चाहे एट सेम कंडीशन लिख सकते हो सीधे। सेम कंडीशन का मतलब हो गया कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि अगर सपोज करो तुम ए से बी पे गए और इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है, और तुम क्या करते हो, एक दूसरा है, तुम ए से सी पे जाते हो, इसमें डेल्टा H2 है, सी से डी का दिया हुआ है लेकिन एरो इस साइड लगाया हुआ है ना, और इसका इंथैल्पी चेंज दे दिया डेल्टा H3, और डी से बी का तुमको दिया हुआ है डेल्टा H4। तो हेस लॉ बोलता है, फ्रॉम हेस लॉ हम ये बोल रहे हैं कि ए से बी तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे तुम नीचे से होकर जाओ, दोनों ही प्रोसेस में जो नेट इंथैल्पी चेंज होगा वो डेफिनेटली सेम होगा। अगर ये पूरा प्रोसेस सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे हो रहा है तो, चाहे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का भी टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो बीच में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस वाले पॉइंट का तुम बिल्कुल सेम रख रहे हो तो मिडिल में जो चेंज हुआ है वो भी खुद को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो हम ये कमेंट करेंगे कि इंथैल्पी चेंज जो है वो हमारा दोनों रास्तों में सेम है। तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग, अगर मान लो ए से बी पे डायरेक्ट जाते हो तो जो इंथैल्पी में चेंज आया वो डेल्टा H1 के बराबर है, और अगर तुम नीचे के रास्ते से जाते हो, देखो बच्चों इस पूरे चैप्टर में टेम्परेचर प्रेशर सेम ही होता है। किरचॉफ्स लॉ को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अगर टेम्परेचर को चेंज करने का कोई सवाल तुम देखते हो इस चैप्टर में तो तुम उसको किरचॉफ्स लॉ से कर लोगे, और ऐसे किसी भी इंथैल्पी को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो प्रेशर तो सेम होगा ही, क्योंकि हीट एक्सचेंज Q इंथैल्पी के बराबर तभी होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। और रिएक्शन को हम परफॉर्म कराते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर हमारा इंथैल्पी जो है वो चेंज कर जाएगा, तो फिर हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। किसी भी सवाल में अगर डेटा दिया हुआ है तो वो सेम टेम्परेचर का नॉर्मली दिया रहता है। तो ये हेस लॉ क्या बोल रहा है कि ए से बी पे हम डायरेक्ट गए तो इंथैल्पी का जो चेंज है वो डेल्टा H1 के बराबर है। अगर हम नीचे के रास्ते से जाएंगे तो ए से सी पे जाने का कितना होगा, डेल्टा H2, तो लिख लो पहले डेल्टा H2। अब देखो सी से जाना है हमें डी पे, लेकिन दिक्कत यह है कि जो हमें डेटा दिया है वो डी से ए का दिया है, तो अगर डी से ए का हीट एक्सचेंज डेल्टा H3 है तो सी से डी का हीट एक्सचेंज इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर ए से बी जाते हो तो अगर 15 जूल रिलीज हुआ तो अगर बी ए में आएगा तो 15 जूल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी कंजर्वेशन से। तो अगर हमारा सी डी में गया तो सी से डी का हीट एक्सचेंज माइनस ऑफ डेल्टा H3 हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, तो हम लिख रहे हैं यहां पे माइनस ऑफ डेल्टा H3। अब डी से चले जाओ बी पे, तो डी से बी पे जाने का हीट एक्सचेंज दिया है डेल्टा H4, तो इसको हमने 10 का 10 लिख दिया प्लस डेल्टा H4। तो ये हेस लॉ से हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया। हेस लॉ को ऐसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे
कहीं भी अगर हेस लॉ अप्लाई करना हुआ तो अलग अलग रास्ते से सेम रिएक्टेंट से सेम प्रोडक्ट तक हम जाएंगे, और जितना भी रास्ता है सबका नेट इंथैल्पी चेंज होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो ये बहुत काम का है, और आगे जितना कुछ हम पढ़ेंगे सब में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक पार्टिकुलर काइंड का डेल्टा एच होता है जिसको हम एक पार्टिकुलर तरीके से डिफाइन करते हैं। ऐसे समझो, मान लो कि तुम्हें दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तुम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एच एफ। तो मान लो तुमको डेल्टा एच एफ दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NH4Cl सॉलिड का दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, सपोज करो x किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है, पर मोल में दिया रहेगा, जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन देगा वो पर मोल में देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1 मोल के फॉर्मेशन का दे रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि जो भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो डेल्टा एच तो किसी न किसी पार्टिकुलर रिएक्शन का होगा, और उस रिएक्शन के परफॉर्म होने में जो हीट एक्सचेंज आ रहा है वो x का आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि बता सकते हो क्या कि वो कौन सा रिएक्शन है? तो मान लो कोई बच्चा बोला कि NH4Cl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट में होगा, NH4Cl प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में कोई ना कोई होगा जिससे ये बना है। तो मान लो बच्चा बोला कि रिएक्टेंट में अमोनिया और HCl है, अमोनिया गैसियस है और HCl गैसियस है, और इन दोनों से NH4Cl बनेगा, इसका 1 मोल, तो जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो x के बराबर होगा, ऐसा बोला। लेकिन कोई दूसरा बच्चा है वो बोल रहा है कि ना, NH4Cl का 1 मोल तो बनेगा, लेकिन जो 1 मोल बनेगा वो अमोनिया और HCl से नहीं बनके नाइट्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम और 1 क्लोरीन एटम से बनेगा। फिर कोई तीसरा बच्चा है वो बोलता है कि NH4Cl तो बनेगा, लेकिन जो बनेगा वो नाइट्रोजन एटम से नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस से बनेगा, हाइड्रोजन गैस से बनेगा और क्लोरीन गैस से बनेगा। साथ में वो बैलेंस कर दिया इस तरीके से। तो मेरा सवाल है कि ये तीनों अलग अलग रिएक्शन है। अब जाहिर सी बात है कि तीनों अलग अलग रिएक्शन है तो तीनों का डेल्टा एच अलग अलग हो सकता है। अगर तीनों का डेल्टा एच अलग अलग है तो उन सभी को हीट ऑफ फॉर्मेशन तो हम नहीं बोल सकते हैं, उनमें से कोई एक ही हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम ऐसे रैंडम तरीके से डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं कि जिसका मर्जी है वो अपने तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है। कोई डिफाइन कर रहा है अमोनिया और HCl से बनने का, कोई डिफाइन कर रहा है कंस्टिट्यूएंट एटम्स से बनने का, कोई डिफाइन कर रहा है कंस्टिट्यूएंट जो एटम्स है उसी के मॉलिक्यूलर फॉर्म को लिया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है अगर तुमसे ये बोला जाए, इनफैक्ट ये बोला जाए कि इनमें से किस तरीके से डिफाइन होता है, तो सारा का सारा सही नहीं है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उस तरीकों को तुमको फॉलो करना है। तो तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि किसी भी कंपाउंड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस रिएक्शन का हीट एक्सचेंज होता है, उस रिएक्शन का हीट एक्सचेंज होता है जिसमें हमारा जो कंपाउंड है उसका 1 मोल बनेगा। पहली बात तो 1 मोल तो बन रहा है, किससे बनेगा? तो ऑलवेज ऑलवेज और ऑलवेज अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल आइसोटोप से बनता है, चाहे एलोट्रोप से बनता है, चाहे तो धरती पे बहुतायत में पाया जाता है उससे बनता है, चाहे कुछ केसेस में जो आसानी से पाया जाता है उससे बनता है। बहुत सारा तरीका है, तुमको बताया जाएगा। लेकिन ये तो श्योर हो गए हम लोग कि ये डेफिनेटली गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि क्या बोला कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के, तो इसमें एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन का जो फॉर्म होता है, जो एलोट्रोप पाया जाता है, वो अमोनिया और HCl तो नहीं होता है। नाइट्रोजन जो है ना, वो अर्थ पे बहुतायत में किस मात्रा में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में पाया जाता है। H किस फॉर्म में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। Cl किस फॉर्म में? तो तुम बोलोगे क्लोरीन गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हमारा दूसरा भी गलत हो गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट तो है लेकिन एटॉमिक फॉर्म में है, और अर्थ पे जो पाया जाता है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारा सही है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन से बन रहा है और उसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म से बन रहा है जो कि पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट स्टेबल फॉर्म एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। कुछ कंपाउंड के केस में जो स्टेबल फॉर्म होता है, जैसे फास्फोरस के केस में जो स्टेबल फॉर्म होता है उससे नहीं बनता, बल्कि जो फॉर्म आसानी से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं उसके द्वारा हम बनाते हैं।
तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इतना तो आइडिया लग गया कि जिस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुमको डिफाइन करना है उसका 1 मोल बनाओगे। किससे बनाओगे? तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाओगे। और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के किस फॉर्म से बनाओगे? तो जो मोस्ट स्टेबल है ना एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है उससे हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। देखो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख दिए जो अभी तुम लोग को समझा है। क्या लिखे हैं? व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब किसी कंपाउंड का 1 मोल बनता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, इन देयर मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, उसका जो सबसे स्टेबल वाला एलोट्रॉप है ना, उससे, देन रिएक्शन इज कॉल्ड, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ दैट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? ये वाला कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड को तुम उसका 1 मोल बनाते हो और किससे बनाते हो? उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाते हो, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल फॉर्म से, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं उस कंपाउंड का फॉर्मेशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, उसी हीट एक्सचेंज को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन ए फॉर्मेशन रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करना है तो पहले तुम इसका 1 मोल बनाओगे। किससे बनाओगे? तो पहला एलिमेंट कौन सा है? N। तो नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म पाया जाता है बहुतायत में? तो तुम बोलोगे नाइट्रोजन गैस। तो हमने नाइट्रोजन गैस ले लिया। H का कौन सा फॉर्म? हाइड्रोजन गैस। Cl का कौन सा फॉर्म? क्लोरीन गैस। अब इसको तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, या हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया। 4 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। 1 क्लोरीन है तो हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा RH होगा, जो भी इंथैल्पी में चेंज होगा डेल्टा RH, वो डेल्टा RH होगा बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl के। ठीक है बच्चों, अगर मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तुमको बोला जाए कि पहले तुम इसके फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो, तो फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले तुम इसको प्रोडक्ट में लिखोगे क्योंकि ये फॉर्म होना चाहिए, और इसका 1 मोल लिखोगे। हमने इसका 1 मोल लिख दिया। बनेगा किससे? तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? तो कार्बन है। कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा ले? ग्रेफाइट ले या डायमंड ले? तो कार्बन हमें आसानी से बहुतायत में ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, तो हम रिएक्टेंट में लिखेंगे कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट। कहने का मतलब जब भी CO2 का, चाहे वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है, तुमको उसका फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना हो तो ऑलवेज रिएक्टेंट में कार्बन एटम जो होगा वो ग्रेफाइट के फॉर्म में आएगा। हमने ग्रेफाइट लिख दिया यहाँ पे। O का कौन सा फॉर्म पाया जाता है? तो O का O2 हमारा पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ओजोन में नहीं पाया जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे O2 गैसियस। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा RH होगा वो बराबर हो जाएगा डेल्टा RH बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैसियस। ठीक है, इतना नोट करो पहले। और बताओ बच्चों, इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज का C6H12O6, इसका अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये किससे बनेगा? एक तो कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट आएगा, तो अब हम लिखेंगे कार्बन सॉलिड, बस समझ जाना ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। 6 होगा। H का मोस्ट स्टेबल फॉर्म H2 गैसियस होगा, यहां 6 आ गया। O का क्या हो जाएगा? 3O2 गैसियस हो जाएगा। और ये जो डेल्टा RH आया ये हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज के बराबर। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कोई बोल रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन O2 गैसियस का बताओ, तो बाय डेफिनेशन O2 गैसियस तो खुद से ही बनेगा, O2 गैसियस से ही बनेगा। इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट O हो गया और उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म O2 गैसियस हो गया। तो O2 गैसियस से O2 गैसियस, तो इसका डेल्टा एच तो 0 हो जाएगा। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का हीट ऑफ फॉर्मेशन, वैसे बोला जाता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 के बराबर आ गया। डेल्टा एच नॉट जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन वो 0 के बराबर आ गया। ठीक है, सेम लॉजिक अगर हम ग्रेफाइट कार्बन के लिए दें, कार्बन ग्रेफाइट, तो इसको भी तुम कार्बन ग्रेफाइट से ही बनाओगे बाय डेफिनेशन।
तो इसका भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 के बराबर आएगा। तो क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बनाया जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। तो मेरा सवाल यह है कि अगर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म का ही तुमको अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है तो बाय डेफिनेशन वो तो खुद से ही बनेगा, और अगर खुद से बनेगा तो क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हम ये लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, standard enthalpy of formation of elements in their most stable allotropic modification is taken as बच्चों, taken as चाहे फिक्स्ड एट है ना रेफरेंस वैल्यू 0 पे लिया गया, ऐसा नहीं कि होता है, लिया गया। वास्तव में इसको 0 पे लिया गया तभी ये डेफिनेशन आया, रियलिटी में डेफिनेशन से ये नहीं आ रहा है। पहले हमने जितना भी एलिमेंट है उसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 ले लिया, और जब वो 0 पे चला गया तो उसके रेस्पेक्ट में हमने बाकी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि एब्सोल्यूट इंथैल्पी ऐसे निकालना इम्पॉसिबल है। तो एब्सोल्यूट इंथैल्पी निकालना इम्पॉसिबल था तो पहले हमने एक रेफरेंस वैल्यू ले लिया 0। कहां पे लिया? हर मॉलिक्यूल का, हर एलिमेंट का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ना, उसका जो भी इंट्रिंसिक हीट है उसे हमने 0 एज्यूम कर लिया, और साथ में ये बोला कि यही हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अगर तुम इसको फॉर्म करोगे तो ये खुद से ही बनेगा, तो उसको 0 के बराबर ले लिया। और औरों को जब बनाना है, किसी मॉलिक्यूल को बनाना है, तो तुम इनसे बना लोगे उसको, और ये बनाने में जितना का हीट एक्सचेंज आएगा उसे हम बोलेंगे कि ये उस मॉलिक्यूल का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर O2 गैसियस का बोलोगे और स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तो हम साथ में नॉट लगा देंगे, तो ये बोल रहा है कि ये 0 के बराबर होगा। तो अगर ऑक्सीजन का बच्चों 0 के बराबर है और हम तुमसे पूछे कि ओजोन का बताओ क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा, तो तुम कॉमन सेंस से सोच के देखो। अगर ओजोन का हीट ऑफ फॉर्मेशन तुमसे पूछा जा रहा है तो तुम ओजोन को किससे बनाओगे? ओजोन को तुम ऑक्सीजन से बनाओगे, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ओजोन में एलिमेंट हमारा O है, तो ये बनेगा किससे? ये O2 गैसियस से बनेगा। तो रिएक्टेंट कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है, तो इसका डेल्टा 0 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर ओजोन का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया तो वो कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगा। O2 से O3 बन रहा है तो हीट का एक्सचेंज यहां पे होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन O3 गैसियस का नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट का और हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं डायमंड का। इनमें से कौन सा 0 होगा, कौन सा नॉन जीरो होगा, तुमको पता है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर मान लो हम क्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो एक लिखे हैं क्लोरीन गैसियस और दूसरा हम लिख रहे हैं क्लोरीन लिक्विड फेज में। और क्या लिखा जा रहा है? ब्रोमीन को हम ले लिए लिक्विड फेज में और ब्रोमीन को ले लिए गैसियस फेज में। और क्या लिख रहे हैं? आयोडीन को ले लिए सॉलिड फेज में और आयोडीन को ले लिए गैसियस फेज में। तुमको बताना है कि इनमें से कौन सा हीट एक्सचेंज जो है 0 के बराबर होगा, कौन सा हीट एक्सचेंज 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन सोडियम का ले लिए, सोडियम सॉलिड का। हीट ऑफ फॉर्मेशन मरकरी लिक्विड का ले लिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना H2O का ले लिए, H2O लिक्विड का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 0 होगा, कौन सा 0 नहीं होगा। तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर हम बताते हैं। हो गया होगा बच्चों? तो देखो ग्रेफाइट जो होता है ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है, तो ग्रेफाइट का 0 होता है, डायमंड का 0 नहीं होता है। क्लोरीन के केस में तो क्लोरीन जो पाया जाता है वो गैसियस फेज में पाया जाता है, तो ये तो 0 होगा, लिक्विड वाला 0 नहीं होगा। लेकिन ब्रोमीन के केस में पढ़े होंगे कि ब्रोमीन लिक्विड जो है ये रटने का है, तो या तो तुमको याद है या तो तुमको याद नहीं है। तो अगर याद नहीं है तो जो जो हम बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको एटलीस्ट याद कर लेना। तो ब्रोमीन के केस में लिक्विड और गैसियस, तो ब्रोमीन लिक्विड फेज में पाया जाता है, तो लिक्विड वाले को तो 0 लिखेंगे, ये 0 नहीं होगा। कहने का मतलब
अगर तुम्हें HBr का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो HBr को जब तुम बनाओगे तो हाइड्रोजन गैसियस लेकिन ब्रोमीन लिक्विड से बनाओगे। लेकिन अगर तुमको HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो HCl को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैसियस होगा लेकिन क्लोरीन भी गैसियस होगा, क्योंकि क्लोरीन गैसियस जो होगा वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गया। आयोडीन के केस में आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना, तो ये नहीं होगा। सोडियम सॉलिड बिल्कुल सही है, ठीक है। सोडियम जितना मेटल है ना, वो सारा का सारा सॉलिड फॉर्म में 0 हो जाएगा। लेकिन मरकरी को छोड़कर मरकरी लिक्विड फेज में 0 के बराबर होगा। मरकरी का सॉलिड फेज ले लोगे तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मरकरी के सॉलिड फेज का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है तो तुम उसको मरकरी के लिक्विड फेज से फॉर्म करोगे, क्योंकि उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और अगर लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होने वाला नहीं है, ठीक है। यहां आ जाओ, अगला लिखा है H2O का लिक्विड फेज। तो H2O तो लिक्विड फेज में पाया जाता है, तो ये तो 0 होना चाहिए बच्चों, 0 होगा, है ना। तो ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एलिमेंट ही नहीं है। हमने जो रूल लिखवाया है वो एलिमेंट के लिए लिखवाया है, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो और भी एग्जांपल होता है, ऊपर मिटाते हैं। अगर मान लो सल्फर की बात करें, तो सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है रोम्बिक सल्फर और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो अच्छे से याद कर लो, रोम्बिक सल्फर का हम 0 लेते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर का 0 नहीं लिया जाता है। ये रटने का है सीधे सीधे। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको बोल रहा है सल्फर का, है ना, सल्फर सॉलिड, तो हम रोम्बिक सल्फर का 0 के बराबर करेंगे, है ना। सल्फर सॉलिड मोनोक्लिनिक का नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसी प्रकार से फास्फोरस की अगर बात की जाए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन फास्फोरस व्हाइट जो होता है इसका 0 लेते हैं, क्योंकि ये आसानी से प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी फास्फोरस से कम होता है। इस फास्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट कम रहने के कारण ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो यही हम बता रहे थे कि किसी किसी में नहीं स्टेबल रहने के बावजूद हम उसका 0 ले लेते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? तो फास्फोरस है। तो फास्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको वेपोराइज करके आसानी से इसको प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फास्फोरस रेड हो गया, चाहे फास्फोरस ब्लैक हो गया, है ना, चाहे फास्फोरस रेड का अगर हम स्पेसिफिक तरीके से बात करें तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको प्योर फॉर्म में प्राप्त करना। वैसे वो स्टेबल होता है ना, इससे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उसका प्योर फॉर्म मिल नहीं पाता है। तो अगर प्योर फॉर्म मिल नहीं पाता है ना, अच्छे से मिल नहीं पाता है, तो फिर जब हम फॉर्मेशन का रिएक्शन डिफाइन करते हैं तो फिर चाहे तुम एक्सपेरिमेंटली फॉर्मेशन का रिएक्शन करा रहे हो, जैसे फॉस्फीन गैस को बनाना है PH3 को, और हीट ऑफ फॉर्मेशन तुमको निकालना है एक्सपेरिमेंट से, तो तुम फॉस्फीन गैस को ब्लैक फास्फोरस रेड फास्फोरस से नहीं बनाओगे, बल्कि तुम व्हाइट फास्फोरस से बनाओगे, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस का सबसे, है ना, वो फॉर्म होता है जिसका हम 0 लेते हैं। स्टेबल नहीं होने के बावजूद, याद रखना इस चीज को, है ना, साइड में लिख लेना कि फास्फोरस व्हाइट जो होता है वो मोस्ट स्टेबल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से आसानी से प्योर फॉर्म में मिल जाता है, इस वजह से हम इसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, है ना। फास्फोरस व्हाइट का हम 0 लेते हैं, और अगर फास्फोरस रेड कर दिया जाए चाहे ब्लैक कर दिया जाए तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे लास्ट एग्जांपल, अगर मान लो H+ की बात करें, है ना, H+ एक्वस, तो ये भी 0 के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन आयन एक्वस, और देखो हम क्या बताए थे, किसी भी गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का जो स्टैंडर्ड स्टेट होगा वो 1 बार प्रेशर पे डिफाइन होता है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। नॉर्मली टेम्परेचर हम 25 डिग्री से ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा टेम्परेचर भी दिया है तो भी तुम्हारा गलत नहीं होगा। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 1 बार प्रेशर। लेकिन आयंस के केस में अगर तुमको बोलेगा कि स्टैंडर्ड स्टेट को डिफाइन करो, तो आयंस के केस में प्रेशर तो 1 बार होना ही चाहिए, साथ साथ उस आयन का कंसेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। याद रखना इस चीज को। अगर H+ का स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है तो 1 बार प्रेशर तो होगा ही, साथ साथ उसका कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा नोट करो, हम ये वाला पॉइंट आपको लिखवा देते हैं, नोट करो ये पूरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना बच्चों। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयंस आर एट 1 बार प्रेशर तो 1 बार होगा, एंड एट मोलर कंसेंट्रेशन। आयन का कंसेंट्रेशन, जिस कंपाउंड से आयन आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं,
वो जो पार्टिकुलर आयन है उसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर का मतलब 1 मोल पर लीटर, प्रत्येक लीटर में 1 मोल होना चाहिए उस आयन का। ठीक है, नोट कर लो इसको। और भी एग्जांपल लिख लो इसका। क्या बताए थे कि अगर मान लो HBr गैस का मान लो तुम्हें रिप्रेजेंट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड स्टेट में मान लो, तो तुम किससे बनाओगे? हाइड्रोजन तो गैसियस फेज में लोगे, लेकिन ब्रोमीन पक्के से लिक्विड फेज में होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर HCl गैस का तुम बना रहे हो, 1 मोल बनना चाहिए, तो 1 मोल अगर ये बनेगा तो ब्रोमीन का कोफिशिएंट हाफ होगा, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट हाफ होगा। अगर HCl का 1 मोल बना रहे हो तो हाइड्रोजन लेंगे और साथ में Cl2 लेंगे, और Cl2 का कौन सा फॉर्म? तो गैसियस फेज लेना होगा। अभी हमने बताया था गैसियस फेज का 0 लिया जाता है, ये हाफ हो गया। और इस रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज होगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, उसे हम बोलेंगे कि वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है? तो HCl गैसियस का हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, और बताओ बच्चों, क्या आपको आइडिया है इंडोथर्मिक रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे जिस कंपाउंड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, यानी कि फॉर्मेशन के रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, उस कंपाउंड को हम एक्सोथर्मिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और जिस कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है, यानी कि उस रिएक्शन के परफॉर्म होने में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस रिएक्शन को तो इंडोथर्मिक बोलेंगे ही। जो हमारा प्रोडक्ट है फॉर्मेशन के रिएक्शन का, जो प्रोडक्ट है उसे हम इंडोथर्मिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इफ enthalpy of reaction of a compound is negative, then reaction is called exothermic reaction. Then reaction is called exothermic reaction and it is called कौन? कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। it is called an exothermic compound. उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक्चुअली रिएक्शन नहीं, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज पॉजिटिव, then reaction is called endothermic compound, है ना, sorry, reaction is called endothermic reaction. Reaction is called endothermic reaction and this compound is called इंडोथर्मिक कंपाउंड। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सपोज करो हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, एक रैंडम सा रिएक्शन, ये फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं है, कोई भी रैंडम रिएक्शन है। मान लो ये रहा हमारा रिएक्शन, C2H2 जो है वो सपोज करो बेंजीन में जा रहा है, C6H6 में जा रहा है। फेज कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट। सिंपल रखने के लिए हम लोग इसे ले रहे हैं। अगर रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और तुम्हें बोल रहा है कि ये जो भी रिएक्शन है इसका इंथैल्पी का जो चेंज है वो निकालना है। इंथैल्पी का चेंज स्टैंडर्ड स्टेट दिया है तो नॉट लगा होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, उस पर भी हम लोग कर लेंगे। तो तुमसे बोल रहा है कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और ये फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं है। फॉर्मेशन का रिएक्शन होता तो बेंजीन कार्बन से बन रहा होता, लेकिन तुमसे इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा तो जरूर है, लेकिन तुमको एसिटिलीन का और बेंजीन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सपोज करो दिया हुआ है। तुमको साइड में दिया हुआ है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H2 और हीट ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन क्या है, ये दोनों आपको दिया हुआ है।
इन दोनों डेटा के सहारे आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एस निकालना है। तो तुम इसको कैसे निकालोगे? तो तुम करोगे क्या, थियरी समझा रहे हैं, उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला आएगा जो हमारे बहुत काम का आएगा। ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हें इस C2H2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है तुम इसके फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखोगे। तो C2H2 के फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या होता है? C2H2 को अगर तुम्हें फॉर्म करना है तो तुम फॉर्म करोगे ग्रेफाइट से और हाइड्रोजन गैस से। तो इस रिएक्शन को हम चाहते हैं यहां पे रिप्रेजेंट करना। तो यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए C2H2 जो है वो प्रोडक्ट में रहना चाहिए और रिएक्टेंट में कार्बन और हाइड्रोजन रहना चाहिए। तो एक काम कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे एरो देते हैं। एरो के हेड पे अगर C2H2 है तो ये प्रोडक्ट में है, और ये बना किससे है? तो ये बना है कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। लेकिन वहां पे 1 मोल बन रहा है C2H2 और यहां पे बन रहा है 3 मोल। तो अगर ये 3 मोल बन रहा है तो यहां पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये ग्रेफाइट है हमारा सॉलिड, और हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6 है, तो यहां पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक बात बताओ, अगर इन दोनों से C2H2 बन रहा है तो ये जो स्टेप है ये फॉर्मेशन का स्टेप है। लेकिन दिक्कत ये है कि फॉर्मेशन का रिएक्शन डिफाइन होता है 1 मोल प्रोडक्ट के बनने के लिए, और यहाँ पे 3 मोल प्रोडक्ट का बन रहा है। तो हम करेंगे क्या कि इस स्टेप में जो हीट एक्सचेंज हो रहा होगा वो बराबर होगा डेल्टा HF नॉट C2H2 के। ये जो डेटा है ये डेटा हुआ 1 मोल C2H2 के बनने का, लेकिन बन रहा है 3 मोल। तो यूं समझो कि ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो बताया गया था कि अगर किसी रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो डेल्टा H में भी उतने ही से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग यहां करेंगे क्या कि अगर यहां 3 मोल बन रहा तो 1 मोल के बनने में अगर x हीट एक्सचेंज है तो 3 मोल के बनने में 3x होगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो इस स्टेप का हीट एक्सचेंज ये पूरा हुआ। बिल्कुल इसी प्रकार से तुम चाहो तो बेंजीन को ही बना सकते हो इस तरह से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बैलेंस्ड है और C2H2 इसके साथ भी बैलेंस्ड है। तो हम कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला और ये वाला भी बैलेंस्ड होगा। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, चेक करके देखो। इसका 1 मोल बन रहा और किससे बन रहा? तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। तो हमारा ये स्टेप जो है ये भी एक फॉर्मेशन का स्टेप हो गया, और क्योंकि इसमें 1 ही मोल बन रहा तो ये सिंपली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हेस लॉ लगा रहे हैं। फ्रॉम हेस लॉ, हेस लॉ में क्या सिखाए थे? एक बार डायरेक्ट चले जाओ। तो जब तुम डायरेक्ट जाओगे तो हीट एक्सचेंज कितना है? डेल्टा RH नॉट है। और एक बार नीचे से होकर जाओ तो हमें यहां से C2H2 से यहां पे जाना है, लेकिन जो हमें डेटा दिया हुआ है वो नीचे से ऊपर का दिया है। एरो का हेड देखो, हेड यहां है, तो यहां नीचे से ऊपर जाने का ये हीट है। तो ऊपर से नीचे आने का हीट, इसमें माइनस साइन लगा देंगे तो यहां रिजल्ट आएगा -3 टाइम्स डेल्टा HF नॉट C2H2 गैसियस जो दिया हुआ है। यहां पहुंच गए हम लोग। अब यहां से ऊपर जाना है, तो यहां से जब ऊपर जाओगे तो एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस साइन लगाएंगे। एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाओगे तो माइनस साइन, एरो के डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस साइन। प्लस साइन के बाद ये बन रहा है 1 मोल। तो यहां हम लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6। ये हो गया बच्चों, ये आया। अब इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर देते हैं। इसको पहले लिखो, और जब यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 इंटू लिख रहे हैं। 1 इंटू क्यों? क्योंकि यहां पे 1 मोल है। 1 मोल है तो 1 इंटू लिख रहे हैं। 1 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन माइनस, यहां पे आ गया, ये माइनस को बाहर लिया हमने, और यहां पे आया 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 गैसियस। तो तुम क्या नोटिस किए? तुम नोटिस कर रहे हो कि इस रिएक्शन का जब डेल्टा एस तुम लिख रहे हो तो तुम प्रोडक्ट में जो बेंजीन है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख के उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए जो कि 1 के बराबर है, और माइनस कर दिए रिएक्टेंट के हीट ऑफ फॉर्मेशन को और इसको भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमारा यहां से आता है। इस रिएक्शन में जब हम इस चीज को प्रूव कर दिए तो जब हम इसको जनरलाइज करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जब तुम इंथैल्पी निकालोगे, किसी भी रिएक्शन का जब तुम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे और तुमको हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है, उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है, तो तुम रिएक्शन का डेल्टा एस निकालने के लिए करोगे क्या? प्रोडक्ट के हीट ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट के हीट ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर देना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, उनका जो भी रेस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करके।
फैंसी तरीके से लिखा जाए तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा आर एच सिग्मा। सिग्मा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है। सिग्मा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस के बाद लिखेंगे फिर से सिग्मा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब हम चाहें तो इतना बड़ा लूप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुमको रिएक्शन दिया हुआ है, कोई भी रिएक्शन, कोई भी रैंडम रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन का, कंबसन का, हाइड्रोजनेशन का, हीट ऑफ सोल्यूशन का, कोई भी रिएक्शन दे दे, अगर उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का फॉर्मेशन का हीट दे दिया और प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन का हीट दे दिया, या तो डेटा के फॉर्म में चाहे ऐसे रिएक्शन लिख के दे दिया, दोनों तरीके से दे सकता है, तो तुम करोगे क्या? प्रोडक्ट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को घटा दोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नोट कर लो इसको बच्चों। कहने का मतलब, अगर मान लो हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है ए जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, फेज कुछ भी हो सकता है, हम लोग गैसेस ले रहे हैं, और तुम्हें डेल्टा आर एच इसका निकालना है। अगर नॉट डेल्टा आर एच नॉट निकालोगे तो सबका स्टैंडर्ड का डेटा लोगे, अगर सिंपली डेल्टा आर एच निकालना है तो तुम क्या लिखोगे? क्या सीखा है? प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो सी का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और सी में भी कौन सा? गैसियस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे सी के कोफिशिएंट से यानी स्मॉल सी से, प्लस डी टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ठीक है बच्चों, और इसको हम माइनस कर देंगे ए टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए गैसियस माइनस बी टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी गैसियस, ठीक है। इस तरीके से जो भी तुमको न्यूमेरिकल देगा, बशर्ते कि उसमें डेटा दिया रहा है। एक चीज पे ध्यान देना बच्चों, एलएचएस को हमें निकालना है। एलएचएस में वो चीज है जिसे हमें निकालना है, और ये कोई भी रिएक्शन है तो ये डेल्टा एच कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके सहारे तुम निकाल रहे हो, तुम किसके सहारे निकाल रहे हो? तुमको डेटा कौन सा दिया हुआ है? तो तुमको ए बी सी डी के फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है। तो तुमको अगर फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है तो प्रोडक्ट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम माइनस कर रहे हैं। अगर फॉर्मेशन का नहीं बल्कि कंबसन का डेटा दिया रहता, अगर कंबसन का डेटा दिया रहता तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। बहुत बार बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। हम सिखाए तुमको कि फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है तो ऐसा करो, और एग्जाम में तुमको फॉर्मेशन का रिएक्शन दे देगा। याद रहे, रिएक्शन फॉर्मेशन का नहीं है, रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, और उसको हम फॉर्मेशन जो हमें डेटा दिया है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है। अभी जो हमने फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना सीखा कि मोस्ट स्टेबल से बनाते हैं, तो अभी हम बेंजीन का एग्जांपल लिए थे, तो बेंजीन क्या एसिटिलीन से बनता है? मोस्ट हमारा स्टेबल एसिटिलीन थोड़ा ना होगा, वो तो एलिमेंट भी नहीं है। तो वो एक रैंडम रिएक्शन था, बेंजीन एसिटिलीन से बना, और उसका डेल्टा एस निकालने के लिए हमको इन दोनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन होना चाहिए हमारे पास। उसी प्रकार से यहां भी ये कोई भी रैंडम रिएक्शन हो सकता है, ये फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं है। और अगर ये फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं है तो हम फॉर्मेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन फॉर्मेशन का नहीं है, लेकिन इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेशन का रिएक्शन तो तुम लिख सकते हो, और उसके फॉर्मेशन के रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज आएगा वो डेटा तुमको यहां पे दिया हुआ है, और उस डेटा के सहारे हम इस रिएक्शन का डेल्टा एस निकालना चाह रहे हैं। और निकालने का तरीका है कि प्रोडक्ट में जो भी कंपाउंड है उसके फॉर्मेशन के रिएक्शन में जो भी हीट आया वो लिखो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, रिएक्टेंट में भी सेम काम करो और दोनों को एक दूसरे से माइनस कर लो। बात आ गई समझ में? ठीक है, यहां प्लस होगा, है ना। प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके माइनस रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन, है ना, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नोट कर लो इसको। इस पे अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो बच्चों, पहला देखते हैं। फर्स्ट में रिएक्शन दिया हुआ है अमोनिया गैसियस प्लस फ्लोरीन गैसियस NF3 गैसियस 3HF गैसियस। करें इसका डेल्टा एच क्या होगा? तो इस रिएक्शन का अगर डेल्टा एच लिखोगे तो अभी सिखाए थे प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। और डेटा देखो, अमोनिया का दे रखा है, NF3 का दे रखा है, और HF का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है।
बचा कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है ये तो F का एलिमेंटल स्टेट है और वो भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है। तो बताया था कि किसी भी एलिमेंट का उसके मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन में हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो F2 का इसलिए नहीं दिया क्योंकि F2 गैसियस का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे डेल्टा RH बराबर, तो लिखेंगे प्रोडक्ट का, तो 1 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NF3 प्लस 3 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF। ये प्रोडक्ट हो गया माइनस रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का लिखोगे 1 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 प्लस 3 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन गैसियस। ठीक है, जहां फ्लोरीन गैसियस का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है F का, वो भी एलिमेंटल फॉर्म है। बचा NH3 का, तो NH3 का डेटा कितना दिया हुआ है डेल्टा HF -113, 1 इंटू तो वही रह जाएगा -113 प्लस, अब तो कर ही लोगे, बस डेटा पुट करना है। डेल्टा HF का वो दे रखा है -269 में से माइनस कर दो अमोनिया का, तो 1 इंटू -46.2 प्लस 3 टाइम्स HF। ये तो हो ही गया, ये तो 0 हो ही गया। ठीक है, सारा डेटा हमने लिख दिया, इसको चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो गया बच्चों। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या रहा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑक्टेन का -250 किलो जूल पर मोल है। यहां लैंग्वेज में दे दिया C8H18 का फॉर्मेशन का हीट दे दिया। हमारे दिमाग में क्या आया कि ये डेल्टा HF है सिंपली। आगे बोल रहा है कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन बताइए C8H18 का। वैसे तुम कंबसन का हीट अभी नहीं पढ़ाए हैं, अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन इतना तो आइडिया है, पहले हम बता चुके थे कि जब भी कंबसन होता है कंपाउंड को तुम ऑक्सीजन में जलाओगे और CO2 और H2O बनता है। CO2 गैसियस फेज में, H2O लिक्विड फेज में। तो अगर तुम इस रिएक्शन का, अगर तुम C8H18 का कंबसन का रिएक्शन लिखते हो तो इसका कंबसन का रिएक्शन हो जाएगा C8H18 प्लस O2 गैसियस। O2 में इसको तुम जलाओगे और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस H2O लिक्विड। बैलेंस करोगे 8 कार्बन, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 18 हाइड्रोजन, यहाँ 9 आ जाएगा, 8 इंटू 2 16 और 16 और 9 25, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 25/2। ये C8H18 का कंबसन का रिएक्शन है और तुमसे पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबसन, यानी इस कंबसन के रिएक्शन का तुमसे डेल्टा H पूछ रहा है। तो अगर तुम इस रिएक्शन का डेल्टा H निकाल लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालने के लिए हमें C8H18, O2, CO2 और H2O चारों का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो तुम्हें CO2 H2O और C8H18 ऑक्टेन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, O2 का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। अभी बताए थे कुछ देर पहले, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है। तो अगर तुम इसका डेल्टा H लिखोगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं डेल्टा RH बराबर प्रोडक्ट से, तो 8 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का, तो CO2 का डेटा दिया हुआ है -394 प्लस, अगला कौन है, H2O का डेटा कितना है -286 और H2O का कोफिशिएंट कितना है 9, तो लिखोगे 9 इंटू -286, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट तो C8H18 कोफिशिएंट उसका कितना है 1 और C8H18 का -250 दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्लस ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 25/2, जिसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, तो सीधे इसको 0 ही लिख देते हैं। ये हमारा 0 हो गया। यहां से आप सॉल्व करके चाहो तो निकाल सकते हो। आंसर हमारा किस में आ जाएगा, तो किलोजूल पर मोल में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करके देख लेना। ध्यान से देखो, एक में रैंडम रिएक्शन दिया हुआ था, कुछ नहीं लिखा था कौन सा रिएक्शन है, उसका डेल्टा H पूछा, और इन चारों के फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ था। ये बात दिमाग में अच्छे से डाल लो कि इस तरीके से हम तभी कर सकते हैं जब हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का डेटा दिया रहे। इस वाले केस में भी एक रैंडम रिएक्शन है, लेकिन उसका नाम दे दिया कि वो कंबसन का रिएक्शन है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंबसन रहे, हाइड्रोजनेशन रहे, चाहे कोई रैंडम रिएक्शन रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी रिएक्शन रहे उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता है तो एकदम बेकार सवाल है वो। प्रोडक्ट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर दो, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो मिलते हैं अगले क्लास में।